आप देख रहे हैं स्कैरी मूवी धीरेन्द्र के साथ। आज की कहानी मैं अपने भैया के मुंह से सुनाना चाहता तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मैं काठमांडू में रहता हूँ। दोस्तों, इस घटना को लगभग एक दशक बीत गया है, लेकिन वो घाव जो मैंने उस दिन देखे थे वो आज भी मेरे जिस्म और मेरे जहन में ताज़ा हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक रोड कर्मचारी हूँ और रोड के किनारे काम करता हूँ। रोड के किनारे जो काम किया जाता है वो मेरे ही साथियों द्वारा काठमांडू के एक शहर में किया जाता था। मुझे उस शहर का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो घटना अपनी ज़िंदगी में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो आइए जानते हैं उस बेहद डरावनी कहानी को और भी करीब से। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब सारे के सारे कर्मचारी अपने घर जा चुके थे। मैं वहाँ का सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ऊपर काम करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि वहाँ का जो ठेकेदार था अक्सर मुझे ही सारा काम सौंपा करता था, या फिर यूँ कहें कि मैं वहाँ का दूसरा ठेकेदार था। वहाँ के सारे कर्मचारी वहाँ से निकल चुके थे और अब मैं अकेला बच गया था। तो अकेला होने के कारण मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, घर जाऊँ या फिर यहीं पर रुक जाऊँ। फिर मुझे ख्याल आया कि आज रात के लिए यहीं पर रुक जाता हूँ। वैसे भी ठंड तो है ही नहीं, तो आराम से कंबल ओढ़कर सड़क के किनारे लेट जाऊँगा। अगर कोई मच्छर आएगा तो अपनी कंबल ओढ़कर आराम कर लूँगा, क्योंकि मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि 12 किलोमीटर तक पैदल जा सकूँ। ऊपर से वो रास्ता कुछ ऐसा था जिसके करीब से गाड़ियों का गुजरना मुमकिन ही नहीं था। मैंने आज तक वहाँ से काफ़ी कम गाड़ियों को गुजरते हुए देखा था और अब धीरे धीरे अंधेरा होने को आया था, तो मैं कंबल ओढ़कर वहीं पर आराम करने लगा। मुझे नहीं पता कि उस वक्त क्या टाइम हो रहा था जब अचानक ही मेरी नींद टूट गई थी। मेरी नींद को तोड़ने का काम एक आवाज़ ने किया। ये एक अजीब सी आवाज़ थी जिसकी आवाज़ बार बार मेरे हृदय को छू रही थी, यानी कि मेरे शरीर में कपकपाहट हो रही थी। फिर मैं अपनी सांस खींचते हुए वहीं पर सड़क के किनारे वापस लेट गया, लेकिन फिर मैं बेहद आराम के साथ वहीं सड़क के बगल में लेटा रहा। कुछ देर तक तो मैं सोता रहा, लेकिन फिर एक बार उसी आवाज़ ने मेरी नींद को तोड़ दिया। ठेकेदार जी ने मुझे बताया था कि रात को यहाँ पर मत रुकना, लेकिन मैंने तो ये गलती ही कर दी थी। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर उसके बाद मैं उठ गया और फिर अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। वहाँ से लगभग 500 मीटर दूर हमने एक चेक पोस्ट लगाया था जिसके आगे कोई नहीं आता, यानी कि वहाँ पर हमने सड़क के काम के बारे में बताया था कि आगे सड़क का काम चल रहा है, जिस वजह से कोई भी बाइक यहाँ से नहीं गुजर सकती, न ही किसी गाड़ी का आगमन होता है। फिर ये आवाज़ कैसी? मैं यही सोचकर उस सुनसान जगह में इधर उधर देखने लगा। कुछ देर तक तो मैं इधर उधर देखता रहा, लेकिन जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो मैं वापस से आकर बैठ गया, क्योंकि अब मेरी नींद तो उड़ चुकी थी। और फिर मेरी नज़र उस सड़क से महज थोड़ा आगे नज़र आने वाले एक कमरे पर पड़ी, तो मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर एक रोशनी जल रही थी और वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मैं उस चमचमाती हुई रोशनी को एकटक देखने लगा। फिर उसके बाद मैं उसकी तरफ जाने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इस बात को जानने में उत्साहित हो गया था कि वहाँ है क्या। अभी मैं अपने कदम पटक ही रहा था कि तभी मेरे पास से कोई गुजर गया। वो इतनी जल्दी गुजरा था कि मैं उसे देख तक नहीं पाया। सिर्फ कुछ ही पल में मेरी आंखें फड़फड़ाने लगी। फिर अचानक से मेरे कान में किसी की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी भीषण थी कि मेरे कान में सनसनी मच गई और एक पल के लिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक बार की खातिर तो मेरे पूरे के पूरे कान के अंदर खून सा निकलने लगा था। मैं तो जान गया था कि साला आज मैं गलत जगह पर फंस गया हूँ। ऊपर से ही मेरा फ़ोन भी मेरा साथ छोड़ने को तत्पर था, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी और उसकी स्क्रीन पर फ्लिप करने लगी। तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। दरअसल मेरा फ़ोन उसी जगह पर आकर एकदम से बंद हो गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर उसके बाद मैं उस रोशनी की तरफ लगातार बढ़ता रहा। उस रोशनी की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम पता नहीं क्यों लेकिन अब डगमगाने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही नहीं है और अब मेरा इरादा बदल गया था।
फिर मैंने तुरंत ही अपने कदमों को वापस मोड़ लिया और जाने का प्लान एकदम से कैंसिल कर दिया। मैं वापस पलटा और उसी तरफ वापस लौटने लगा जहाँ पर चादर बिछाई गई थी। इसी बीच मुझे किसी बीड़ी पीने की बू आने लगी और इस गंध को सूंघकर मुझे इतना तो पता चल गया था कि यहाँ आसपास कोई तो है। और अब तो मैं पूरी तरीके से कंफर्म हो गया था कि यहाँ आसपास कोई है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके होने का मुझे आभास हो गया था। उसके बाद मैं फिर से उठा और अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी और फ़ोन की बैटरी भी लो हो गई थी, इसलिए मैं उस सड़क पर घूमने लगा। मैं तेज़ तेज़ सांसें लेते हुए अभी इधर उधर टहल ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे पीछे से कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और एक अकेला इंसान को अकेले में डराने के लिए इतना काफ़ी होता है। सच बताओ तो उस वक्त मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मेरे पूरे हाथ और पैर कांप रहे थे। मैंने बहुत डरते डरते अपनी गर्दन को पीछे की तरफ घुमाया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक आदमी था जिसके हाथ में जलती हुई बीड़ी थी और वो बीड़ी पी रहा था। जैसे मैंने उस आदमी का हुलिया देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई भिखारी है। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके नाखून के अंदर कचरा भरा पड़ा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उस आदमी ने उल्टा जवाब देते हुए कहा, यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम इतनी रात को इस सुनसान पड़ी ज़मीन पर क्या कर रहे हो? लगता है तुम जानते नहीं हो ये ज़मीन किसके कब्जे में है। उस आदमी की बात सुनकर मैं ज़ोर से हंसने लगा और फिर मैंने बड़े ही आराम से उस आदमी से कहा, अरे भैया जी, हम तो यहाँ पर कर्मचारी हैं और काम करते हैं और हमें क्या लेना देना चाहे किसी की भी जगह हो। उसके बाद उस भिखारी ने कहा, ये मेरी जगह है और यहाँ सब कुछ मेरी वजह से चलता है और मेरी ही मनमानी चलती है यहाँ पर। मुझे लगा कि ये आदमी थोड़ा दिमाग से पागल है तो इस आदमी से बहस करना ठीक नहीं होगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब चिंता मत करो, अभी बस कुछ देर की तो बात है, फिर हम हमारे काम में लग जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो आदमी उल्टे पैर वहाँ से चला गया, लेकिन मुझे उस आदमी का बर्ताव थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए मैं भी नीचे झुककर वापस से वहीं पर बैठ गया। मैं उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि यह आदमी इतना अजीब कैसे है। जब मैंने फिर से पलटते हुए वापस से उस आदमी की ओर देखा तो उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी अभी जो आदमी सड़क के ऊपर चल रहा था अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। मुझे लगा कि शायद वो अंधेरे में इधर उधर हो गया होगा, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? फिर उसके बाद वो आदमी तो वहाँ से चला गया, लेकिन उसने मेरे दिमाग में एक आशंका डाल दी कि आखिर अभी अभी जो मैंने देखा था वो क्या था। क्या वो आदमी सच में गायब हुआ था या फिर वो आदमी अंधेरे के अंदर ही इधर उधर हो गया था? मैं यही सब सोच रहा था कि फिर एक बार के लिए वहाँ बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी। वो हवा इतनी ज़्यादा ज़ोर की थी कि उस हवा के वेग के कारण मेरा भी कुछ सामान वहाँ से उठ गया और वो मुझे उसके बाद कहीं नहीं मिला। जैसे तैसे वो रात बीत गई और जैसे सुबह का वक्त हुआ जो अभी भी मेरे दिमाग में बस वही बातें घूम रही थी कि रात में जो मैंने देखा था वो क्या था, क्योंकि आज रात फिर से मुझे यहीं पर रुकना था। उसका एक कारण ये भी था कि आज कुछ सामान की निगरानी करनी थी। जैसे तैसे टाइम तो कट गया और फिर से शाम होने लगी। आज तो ठेकेदार ने खुद ही मुझे यहाँ पर रुकने को कहा था। ठेकेदार ने कहा था कि आज मुझे सामान की निगरानी रखने के लिए यहीं पर रहना होगा और मैं अपने ठेकेदार की बात भी भला कैसे टाल सकता था। रात में जो हुआ था मैंने उसे अपने दिमाग का भ्रम मानकर दिमाग से निकाल दिया, लेकिन आज जो मेरे साथ होने वाला था उसकी कल्पना तक करना एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है। उस समय तो मैं वहाँ पर रुकने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं इसका अंजाम नहीं जानता था। उसके बाद जैसे शाम का समय हुआ तो अब सारे के सारे मजदूर लोग अपने घर पर जा चुके थे। मैंने भी वहीं के पास के होटल से थोड़े से खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया। थोड़ा बहुत खाना पीना करने के बाद अब मैं भी वहाँ सोने के लिए तैयार हो गया, इसलिए मैंने वहीं पर चादर बिछाई और उसके बाद अपनी कंबल को ओढ़कर मैं वहीं पर बैठ गया। लेकिन आज मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। मुझे उसी आदमी का चेहरा याद आ रहा था जो उसने मुझे कल दिखाया था। फिर मुझे लगा कि शायद वो कोई पागल आदमी था, इसलिए फिर मैंने उस आदमी की बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया और फिर आराम से लेट गया। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त शायद रात के 9 बज रहे थे और रात के 9 बजने का मतलब था कि अब बहुत ही जल्द मुझे नींद आने वाली थी।
ना जाने फिर मेरी आंख कब लग गई और मैं एक गहरी निद्रा में चैन से सोने लगा। लेकिन फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ जो मेरे साथ कल रात में हुआ था। मेरे कान के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। ये आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि पहली बार में ही मैंने अपनी आंख खोल दी। जैसे मैंने अपनी आंख खोलकर देखा तो एक जोरदार सन्नाटा उस सड़क पर पसरा हुआ था। टूटी हुई सड़क के ऊपर मुझे और कोई भी नजर ही नहीं आ रहा था। बेहद गहरा पसरा हुआ सन्नाटा और उसके अलावा उसके अगल बगल में पड़े हुए कंकड़ पत्थर। इस वक्त ज़्यादा ठंड नहीं थी, इसलिए मैं अपने बिस्तर से उठा और फिर इधर उधर टहलने लगा। ना जाने क्यों, लेकिन अब मुझे कल की ही तरह नींद नहीं आ रही थी। मेरी नींद अब मेरी आंखों से गायब हो चुकी थी। कल भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत देर तक कोशिश भी की थी, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई थी। आज भी मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। अब मैं थोड़ा विचलित हो गया था, इसलिए मैं एक बार फिर इधर उधर घूमने लगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ मेरी सोच से परे था। फिर कुछ देर के बाद ही एक आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ आसपास में कोई मशीन चला रहा है जो पत्थर को तोड़ने का काम करती है। पहले तो इस आवाज़ को सुनकर मैंने अपनी बाईं ओर की दिशा में देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद उस आवाज़ का आना अचानक से बंद हो गया और मुझे कल की ही तरह किसी बीड़ी पीने की बदबू आने लगी। यानी जो मैं सोच रहा था वो बात अब हकीकत में तब्दील हो रही थी। जिस चीज़ का मुझे डर था अब वही हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद मुझे किसी के जूतों की आवाज़ आई और इस आवाज़ ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मुझे पता चल गया था कि कल जो आदमी मुझे मिला था वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं था, बल्कि ज़रूर किसी प्रेत का ही रूप था। अभी मैं यही सोचकर वहाँ से भागने वाला था कि वही आदमी मुझे अपने सामने की ओर से नजर आया। और जब मैंने उसे अपने सामने देखा तो मैंने सोचा कि पीछे से होकर भाग जाता हूँ। मौका मिलते ही मैं पीछे पलट गया और पीछे से होता हुआ वहाँ से भागने लगा। लेकिन फिर मैंने जो देखा उसे देखकर तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगा। हाथ में बीड़ी, पैरों में जूती और फटे हुए कपड़ों की जगह अब नए नए कपड़े पहनकर वो रईस की तरह दिखने वाला आदमी मेरे सामने उपस्थित था। उसके सर पर एक पगड़ी बंधी हुई थी। मेरे एकदम समीप आकर उस आदमी ने कहा, मैंने कल कहा था कि दोबारा इस जगह पर मत आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं तो नहीं, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ जो करेगा उसका तो मुझे भी अफसोस है। अब सोच लो, तुम्हारी छाती जल्दी फटने वाली है और तुम्हारा जो हास्य होगा उसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कहना चाहता है। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब यहाँ ऐसा क्या होने वाला है जो आप मुझे इतना ज़्यादा डरा रहे हैं? तो उस आदमी ने अपनी गर्दन झुकाते हुए कहा, अब जो भी होगा वो तुम्हारी आखिरी समय के लिए होगा। इतना कहकर वो आदमी काले काले धुएं के रूप में तब्दील हो गया और मेरी आंखें उस आदमी को ढूंढने में लग गईं, क्योंकि अगर उसने मुझे इतने खतरे के बारे में बताया ही था तो ऐसा भी मुमकिन था कि वो मुझे जिंदा बचाने के बारे में भी जानता हो। कहते हैं जब खामोशी के बादल टूट जाते हैं तब कयामत की आंधी आती है। अब सब कुछ एकदम खामोश हो चुका था तो मैं भी चुपचाप भीगी बिल्ली की तरह ही बैठा रहा। मुझे लगा कि ये तो सही मौका है, यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा कि मैं यहाँ से भाग निकलूँ। फिर मैंने ऐसा ही किया। मैं जब शहर की तरफ भागने लगा तो मेरे सामने की तरफ की ज़मीन एकदम से फटने लगी। ज़मीन इतनी ज़्यादा फट गई थी कि हमारा किया कराया सारा का सारा काम अब बर्बाद हो गया था और गलती से मेरे मुंह से गाली निकल गई। मेरे मुंह से निकले हुए इस अपशब्द की भाषा का प्रभाव अब और भी ज़्यादा भयानक होने वाला था। मैंने तो बस गलती से ये नाम बोल दिया था कि तभी आसमान से अचानक ही एक तेज रोशनी नीचे उतरने लगी। उस रोशनी को देखकर मेरी आंखें जलने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो वहां पर कोई एलियन का ही यान उतरने लगा है। और अब मैं भी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा था। जैसे वो नीचे उतरा तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा एकदम से खुल गया। उस दरवाजे के अंदर से लंबे लंबे दांत वाला शैतान बाहर निकले और उन सभी के अंदर एक बात कॉमन थी कि उन सभी की गर्दन नीचे की तरफ मुड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी गर्दन टूट चुकी है। सबके नाखून भी एकदम गंदे थे और उसके बाद धीरे धीरे वो सभी मेरी ओर बढ़ने लगे। अब उनका यान भी एकदम से छूमंतर हो चुका था, जहां पर मुझे लग रहा था कि ये जरूर कोई एलियन ही होंगे।
तो मैं वहीं एकदम से गलत साबित हुआ जब मैंने देखा कि आसमान से उतरा वो यान की तरह नजर आने वाली वस्तु एक डरावनी भेड़िए में बदल गई। तो सब कुछ किसी हॉरर की मूवी की तरह लग रहा था, मानो मैं इस स्थान पर बैठकर किसी काल्पनिक मूवी को देख रहा हूँ। फिर कुछ देर के बाद ही मेरे हाथ और पैर किसी बर्फ की तरह जमने लगे और मेरी आंख भी फड़फड़ाने लगी। पता नहीं इस वक्त मेरे साथ क्या हो रहा था। फिर अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि मैं ज़मीन के अंदर समा रहा हूँ। अब तक मेरी आंख तो खुली हुई थी, लेकिन मैं अपने पूरे होश में नहीं था। मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो मुझे सिर्फ काला काला ही नजर आ रहा था, जिस वजह से मैं कुछ देख नहीं पाया। फिर पता नहीं कैसे, लेकिन मैं गहरी नींद में चला गया और फिर कुछ समय के बाद ही मैं अपने होश में आ गया। तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था और मैं कहीं और नहीं बल्कि उसी सड़क के बगल में एक पेड़ से बंधा हुआ था। जिन कुछ रस्सियों के द्वारा मुझे बांधा गया था, मैंने उनसे अपने आप को छुड़वाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश भी की, लेकिन अभी भी मेरा शरीर एकदम वहीं पर अटका रहा। मेरी हालत इस कदर बिगड़ गई थी कि मेरे मुंह से कोई आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वहाँ से आने जाने वाले लोगों को मैं देख पा रहा था, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो मेरी सहायता कर सके। और ऊपर से मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि इस अंधेरी रात में यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं। जिनके हाथ में अजीब अजीब तरह के औजार थे, उन सभी की करतूत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सड़क की खुदाई कर रहे हैं। अभी मेरी आंखें उन्हीं के ऊपर टिकी हुई थी कि वो लोग सीधा सड़क के बगल में पहुंच गए, और उसके बाद जैसे वो सड़क के बगल में पहुंचे तो उन्होंने खुदाई को चालू कर दिया था। फिर मेरे कान में पीछे से आवाज़ आई, क्या हुआ, तुमने अभी तक किसी को गाली नहीं दी? इस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे एक आदमी नजर आ रहा था जिसके कपड़े फटे हुए थे। जैसे मैंने उस आदमी की तरफ देखा तो उसने सामने की ओर इशारा किया और बोला, वो देखो, तुम्हारा भी यही हर्ष होने वाला है, बस कुछ देर और, फिर देखना क्या होता है। उस आदमी की बात सुनकर मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सड़क पर काम करने वाले वो कर्मचारी लोग किसी की डेड बॉडी को निकाल रहे थे जिनकी पूरी खाल जली हुई थी। लोगों की इस करतूत से मैं इतना तो समझ गया था कि यहाँ जो भी हो रहा है वो किसी भूत प्रेत की काली छाया की वजह से हो रहा है, और अब मुझे जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। मगर मुझे नहीं लग रहा था कि वो लोग आज मुझे जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि वो सभी मेरे चारों तरफ मंडरा रहे थे। एक तो उस काली रात के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी जीने की सारी उम्मीदों को छोड़ दिया था, और ऊपर से मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। थोड़ी देर और बीतने के बाद मुझे एक आदमी नजर आया जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ में चलती हुई बीड़ी थी। ये वही बंदा था जिसने मुझे चेतावनी दी थी। उस आदमी ने उसे कल भी यहाँ आने से मना किया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी थी और मैं दोबारा इस स्थान पर रुक गया। आज तो ठेकेदार ने मुझे कहा था, लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। कुछ देर तक तो मैं उसी पेड़ के पास कैद रहा, लेकिन जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब एक पल के खातिर सब कुछ शांत हो गया है, तो मैंने अपने खातिर दिमाग का उपयोग किया। तो मैं किसी तरह उन रस्सियों को खोलने लगा। धीरे धीरे मैं इस चीज़ में सफल भी होने लगा। कुछ देर में ही मैंने उन सारी रस्सियों को खोल दिया, लेकिन अब मेरा दूसरा काम था कि मुझे यहाँ से निकलना था। मैं तुरंत ही पीछे की साइड भागा, जिस तरफ दूर दूर तक केवल और केवल खामोशी के साथ सन्नाटा पसरा रहता था। उस तरफ मुझे दूर दूर तक कोई लाइट तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन वहीं मेरे लिए भागने का एक उत्तम रास्ता था। इसलिए मैंने धूम दबाकर उसी तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं इतनी तेज गति से भाग रहा था कि अब तो मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी। और फिर कुछ देर के बाद ही मैं एक कंटेनर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस कंटेनर के अंदर मेरे लिए छुपने का एक सही जगह है, यानी कि मैं आज की रात उस कंटेनर में छुप सकता था। मगर मुझे इस बात को भी समझना था कि ये कंटेनर यहाँ पर कर क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे क्या मतलब, मेरे लिए तो एक सही जगह है यहाँ पर छुपने के लिए। लिहाजा मैं वहीं बैठ गया। मुझे उस कंटेनर के अंदर बैठे बैठे अब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन मुझे एक बार भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे आजू बाजू में कोई है या फिर मेरे ऊपर कोई खतरा है। फिर एक बार के लिए जब मैंने कंटेनर से बाहर निकल कर देखा तो मैंने पाया कि बाहर की ओर तो मुझे कोई भी नज़र ही नहीं आ रहा था। दूर दूर तक केवल कंकड़ पत्थर पड़े थे। मुझे लग रहा था कि अब मैं खतरे से बाहर आ गया हूँ और अब कोई भी अनजानी काली शक्ति मेरे पीछे नहीं है।
इसलिए मैं थोड़ा सुकून लेकर उस कंटेनर से बाहर निकल गया। कंटेनर से बाहर आकर मैं एक लंबी सांस खींचने लगा, लेकिन तभी मेरे कान में आवाज़ आई, इतनी जल्दी थोड़ी ना बच जाओगे। बस इतना सुनते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे हाथ पैर एकदम से कांपने लगे थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। मैं उसी वक्त फिर से वहाँ से सरपट भागने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते आ रहे हैं, जिनके कदमों की आवाज़ साफ साफ मेरे कान में पड़ रही है। कुछ देर तक तो मैं भागता रहा, लेकिन फिर उसके बाद अब मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल गई थी और मेरे घुटनों में भी दर्द होने लगा था। तो मैं वहीं उसी टूटी फूटी सड़क के बगल में बेजान होकर गिर गया। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मेरा सर बहुत भारी हो गया था, जिसके चलते मुझे नींद से आने लगी और फिर कुछ देर के बाद ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं वहीं के एक सरकारी हॉस्पिटल में था, जहाँ पर मेरे घुटने के साथ साथ मेरे शरीर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घाव हो गए थे, जिनके ऊपर दवाइयाँ लगाई गईं और पट्टी बांधी गई। उसके करीब 7 या 8 दिन के बाद मैं उस हॉस्पिटल से रिहा हुआ, लेकिन मुझे आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया कि वास्तव में उस दिन मेरे साथ हुआ क्या था, और वो बीड़ी पीकर चेतावनी देने वाला आदमी कौन था, और वो सारे के सारे शैतान उस सड़क के पास खुदाई क्यों करते थे। ये सब चीज़ें बस मेरे दिमाग में एक रहस्य बनकर रह गई हैं। मैं आज तक इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाया। फिर बाद में तो मैंने खुद ही इन चीज़ों को जानने से अपने आप को इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।